Hello guys, and welcome back to Prep House. My name is Pravesh. As you know, I am the curator of the series called Superset Sociology. और जो हम बात कर रहे हैं सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन, इट्स इंट्रोडक्शन। और हम अभी तक जो डिस्कस कर चुके हैं, इट इज सोसाइटी, सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर के बाद हमने देखा कि किस तरीके से सामाजिक ढांचा तैयार होता है। फिर हमने देखा कि सामाजिक ढांचे में जान कौन डालता है। सामाजिक ढांचे में जान, द वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द सोशल स्ट्रक्चर इज बेसिकली द कल्चर। अब हम बात करेंगे कि हम ये क्यों जाने कि समाज क्या है, सोसाइटी क्या है, सामाजिक ढांचा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो क्या है, और उस समाज का कल्चर क्या है। ठीक है, व्यवहार क्या है उस समाज का, ये हम क्या करेंगे जान के। और चलिए हम ये मान लेते हैं कि हम जान के क्या करेंगे, पर हम ये जानेंगे कैसे। इसके लिए एक चीज निकल के आती है, दैट इज सोशियोलॉजी। तो हम ये बात करेंगे कि सोशियोलॉजी क्या है एक्चुअली। सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट जो है, हम रियलाइज करते जाएंगे, धीरे धीरे इवॉल्व होता जाएगा कि एक्चुअली में सोशियोलॉजी होता क्या है। यहाँ पे क्योंकि ये सिर्फ इंट्रो है, तो मैं सिर्फ एक इंट्रो के पर्सपेक्टिव से पढ़ाऊंगा। ओके, बट बिफोर दैट आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप मेरी मेहनत के लिए, अगर मैं आपको कुछ भी वैल्यू इन सब चीज़ों से और इन वीडियोस से और इन नोट्स से मिलती है, तो प्लीज़ थिंक अबाउट सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, प्रमोट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको ये जो सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लेट मी नो बाय लाइकिंग द वीडियो एज वेल एज कमेंटिंग ऑन इट। आप सारे के सारे नोट prephouse_edu से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। मैं मेरे अपडेट्स सारे मोस्टली इंस्टाग्राम पे ही डालता हूँ, और नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सो विद दैट, कीपिंग इन माइंड, विदाउट एनी फर्दर अडू, हम शुरू करते हैं कि हमें आगे कंटिन्यू क्या करना है। ठीक है, जिस तरह से आप जानते हैं कि सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन एंड इंट्रोडक्शन, इसका जो नाम है, हमारे जो टॉपिक है उसका, ये हमारा जो रहेगा व्हाट इज सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र के बारे में, समाज शास्त्र क्या है। और लेक्चर नंबर जो आपको यूट्यूब पे मिलेगा वो है L1114। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम ये सब कर चुके हैं, है ना। द टर्म सोशियोलॉजी इज derived from two words, socius, Latin word है socius, that means companion or society and a whole, and logos, that is a Greek word called study or science. Study of a society, study of a group of people, group of, not, I won't say people, study of a group of individuals will be sociology. Thus the sociology literally means scientific study of society. Its objective is not merely to collect facts but to explain patterns, relationships, processes that shape social life. Patterns in a sense like marriage, एग्जाम्पल है ये सारे। ठीक है, रिलेशनशिप्स, स्पॉजल रिलेशनशिप या सिबलिंग्स, एनीथिंग आप बात कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूंगा रिलेशनशिप में। अगर मैं बात करूंगा तो मैं स्पॉजल, अब क्योंकि मैरिज की एग्जाम्पल दिया तो हम स्पॉजल रिलेशनशिप की बात करते हैं। स्पॉजल रिलेशनशिप, सॉरी, ठीक है। और प्रोसेसेस की जो बात करेंगे हम, इसी से अगर रिलेटेड अगर प्रोसेस देखी जाए तो वेडिंग, डिवोर्स, ठीक है, ये इससे से रिलेटेड प्रोसेस है, तो मैंने आपको एक ही बार में बता दिया। तो सोशियोलॉजी बेसिकली इन सबको एक पैटर्न वाइज समझने की कोशिश करता है कि किस तरीके से एक सामाजिक बंधन, किनशिप टाई, इंटरपर्सनल टाइज या लोकल टाइज, कोई भी आप ले लें, या मेरा किसी इंसान के साथ या उसके समाज के साथ या उसके परिवार के साथ क्या रिश्ता है, उसका पैटर्न, वो रिलेशनशिप, प्लस उसके जो प्रोसेस है, किस तरीके से वो रिश्ता कायम रहता है, बनता है, जुड़ता है, कम होता है, हटता है, ये सारी चीज़ों की स्टडी ही सोशियोलॉजी कहलाती है। हम एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं कि समाज का जो नियम है वो क्या, उसमें एक पैटर्न है। गरीबी का पैटर्न क्या है, जिस तरीके से मायने अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, एक गरीबी इतनी ज़्यादा क्यों है, तो हम पैटर्न ढूंढेंगे कि भाई गरीबों में ऐसी क्या कॉमन बात है, इनको क्या समस्याएं हैं, और समस्याएं के साथ साथ इनका अपलिफ्टमेंट किस तरीके से हो सकता है, ये सब चीज़ें हम सोशियोलॉजी में ढूंढते हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी में आपको एक नाम आपको देखने को मिलेगा, ऑगस्ट कॉम्ट का। तो कॉम्ट जो है, इन्हीं ने जो है सोशियोलॉजी जो शब्द है इसका जो नामकरण है सब्जेक्ट का, सोशियोलॉजी इन्हीं ने किया है। इनकी ये किताब है द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी,
इट्स इन लैटिन, बट यहाँ पे हम नाम इंग्लिश में उसका जो कन्वर्टेड नेम है, इट्स कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी। पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे पॉजिटिविज्म क्या होता है। सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोशल फिनोमेना, ये कहते हैं ऑगस्ट कॉम्ट। इन्होंने और भी चीजें कही हैं, सोशियोलॉजी को क्वीन ऑफ साइंसेस कहा है, इन्होंने सोशियोलॉजी का नाम डिराइव किया है, तो बहुत सारी चीजें ऑगस्ट कॉम्ट से रिलेटेड हम वो भी देखेंगे। तो सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल फिनोमेना, जो भी सामाजिक तौर पे जो चीजें घट रही हैं, क्राइम हो रहा है, या बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एजुकेशन मिल रहा है, या फिर अब तो मेंटल असाइलम्स हट गए, मेंटल असाइलम्स किस तरीके से कंट्रोल करते हैं समाज को, जेल किस तरीके से कंट्रोल करती है समाज को, शादियां कैसे कंट्रोल करती है, परिवार कैसे कंट्रोल करता है एक इंडिविजुअल को समाज में, ठीक है, ये सारी चीजें स्टडी करता है सोशियोलॉजी। ऑगबर्न एंड निमकॉफ, अ हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी है इनकी किताब। सोशियोलॉजी इज सिंपली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। साइंटिफिक स्टडी इज द कीवर्ड हियर। हम एक चश्मा लगाते हैं साइंस का आंखों पे अपनी, और उसके नजरिए से हम देखने की कोशिश करते हैं कि समाज में कैसे घट रहा है, क्या इसका कोई पैटर्न है, क्या मैं मेजर कर सकता हूँ कि कितने डिवोर्सेस हो रहे हैं इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में, और इनके कुछ पर्टिकुलर मान लीजिए 5 कारण क्या है मेन प्रोमिनेंट। या मैं ये बोल सकता हूँ जैसे एमिल दरखाइम ने किया था, उनने साइंटिफिक तरीके से ढूंढने की कोशिश करी कि भाई आत्महत्याएं इतनी क्यों हो रही हैं समाज में। एक पर्टिकुलर वर्ग के लोग हैं, सपोज 30 से 40 साल के लोग जो कि अविवाहित हैं, जो कि ठंड के मौसम में आत्महत्या कर रहे हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं, ये चीजें ढूंढी थी उनने। तो ये सारी चीजें जब हम एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं साइंटिफिक लेंस से, हम जब देखते हैं ये सब सामाजिक पैटर्न्स को, तो हमको पता चलता है कि भाई हो सकता है नेचुरल साइंस की तरह ही नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ इसका एक पैटर्न जरूर है सामाजिक तथ्यों का, हाँ, सोशल फैक्ट्स का। मैक्स वेबर इकोनॉमी एंड सोसाइटी की बात करते हैं, ये किताब है इनकी। सोशियोलॉजी इज द साइंस which attempts the interpretative understanding Verstehen of social action in order to arrive at a causal explanation and its course and consequences। मैं अगर स्कूल जा रहा हूँ, मेरा स्कूल जाना इज अ सोशल एक्शन, आई वॉन्ट टू गेट सोशलाइज्ड, वहां पे मुझे सोशलाइजेशन का फायदा होगा स्कूल में, मैं मेरे टीचर्स से बात करूंगा, मैं मेरे पीयर्स से बात करूंगा, मैं एजुकेशन का फायदा उठाऊंगा, मैं मेरी हिस्ट्री सीखूंगा, मैं लाइफ चेंजिंग स्किल्स सीखूंगा एजुकेशन लेके, और मेरे पेरेंट्स ऑफिस जा सकते हैं बिना कुछ ये सोचे कि बच्चा मेरा कहाँ है, घर पे होगा कैसा होगा, उनको पता है आई एम इन स्कूल, आई एम गेटिंग केयर्ड फॉर, तो उनको वो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सो दे कैन गो टू ऑफिस। दैट्स अ मीनिंगफुल सोशल एक्शन। और जब ये मीनिंगफुल सोशल एक्शन को हम सोचते हैं इस तरीके से कि इसका इंटरप्रिटेशन जब किया जाता है एक पर्सनल लेवल पे, इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सोशल एक्शन, यानी मीनिंगफुल होना चाहिए वो एक्शन। और जब ये मीनिंगफुल एक्शन कंट्रीब्यूट करते हैं, जुड़ते जाते हैं मेरे आपके आपके परिवार के, मेरे परिवार के, मेरे कम्युनिटी के, मेरे धर्म के, तो मिलके एक सोसाइटी का निर्माण होता है। यही बात कर रहे हैं मैक्स वेबर यहाँ पे। और जब हम इनका पड़ताल करते हैं, जब इन सोशल एक्शन की, तो उस पड़ताल को हम सोशियोलॉजी कहते हैं। इनका कहने का मतलब ये है एक्चुअली। एमिल दरखाइम, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल फैक्ट्स। ये जो मैंने सोशल फैक्ट्स के नाम लिए थे ना, मैरिज, डिवोर्सेस, जस्टिस, ठीक है, फिर आपका नॉट जस्टिस, जुडिशरी आएगा सोशल फैक्ट में, जुडिशरी, फिर आपका आएगा रिलीजन इज अ सोशल फैक्ट, फिर आपका लेबर इज अ सोशल फैक्ट, कैपिटलिज्म इज अ सोशल फैक्ट, सेक्युलरिज्म इज अ सोशल फैक्ट। These are social facts, they exist, they used to exist before man and they will exist after man, thus they are facts, they exist, they are truth, ये रहते ही हैं समाज में। क्राइम इज अ सोशल फैक्ट। तो ये सोशल फैक्ट के जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। एमिल दरखाइम ये कहते हैं। मॉरिस गिन्सबर्ग, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शंस, इंटर रिलेशंस, देयर कंडीशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ह्यूमन इंटरैक्शन, मैं आपसे आदर से बात कर रहा हूँ या मैं आपसे गाली दे के बात कर रहा हूँ, ह्यूमन इंटरैक्शन हो गया। ओके, इंटर रिलेशन, मेरा रिलेशन, मैंने एक एग्जांपल दिया था, मेरी बीवी के भाई का रिलेशन मेरी माँ के बहन के साथ क्या है, कुछ भी हो सकता है। वो आदर की नजर से देखता हो भैया के, अच्छा ये जीजा जी की मौसी है, तो नमस्ते मौसी जी, वो भी बोलेंगे, उनकी मौसी तो नहीं है, ठीक है, ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन किनशिप टाई है, तो वो इंटर रिलेशन किस तरीके से डेवलप होते हैं। देयर कंडीशंस, किस तरीके से ये ऑपरेट करते हैं,
आदर से ऑपरेट करते हैं, जिम्मेदारी से ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है, या हॉस्टाइल है उनके तरफ, उसका प्रोसेस और कॉन्सिक्वेंसेस। जो भी मैं मेरे एक्शंस कर रहा हूँ, जो मैं शो कर रहा हूँ, या जो मैं ये रिलेशनशिप निभा रहा हूँ, उसके एक्शंस, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। जैसे शादी का कॉन्सिक्वेंस है लेजिटिमेट सेक्सुअल रिलेशनशिप प्लस आपके इनहेरिटेंस के लिए रिप्रोडक्टिव आपकी जो सेटिस्फैक्शन है उसके लिए ये आपका शादी का मेन पर्पस होता है। उसके बाद अगर हम एक स्टेप आगे जाते हैं तो इमोशनल सपोर्ट, उसके अगर हम एक स्टेप आगे जाते हैं तो सोशल सपोर्ट एंड इकोनॉमिक पावर। हो सकता है आपने कोई ऐसी जगह शादी कर ली हो जहाँ पे आपके ससुराल वाले थोड़े इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, तो आपको इकोनॉमिक पावर भी आपको मिल जाएगी वहाँ पे, पॉलिटिकल पावर। धीरे धीरे हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से कॉन्सिक्वेंस हम देख सकते हैं किसी भी सोशल एक्शन के, या किसी भी हम इंटर रिलेशन के, या किसी भी इंटरक्शन के। सपोज मैं गरीब हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड अमीर है, और उसके पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है हमारे रिलेशनशिप से, तो दे विल जस्ट आस्क मी कि तुम हमारे साथ रहने लगो, घर जमाई का कॉन्सेप्ट आ जाता है। दैट इज ऑल्सो सोशल एक्शन। ठीक है, उस तरीके से हम ये इंटरेक्शन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंस क्या बना। क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड अमीर थी और मैं गरीब था, और मैंने शादी करने का प्रस्ताव रखा, उसके पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया, दे आस्क मी टू गेट बिकम घर जमाई। तो जब घर जमाई में बन गया तो एक नया सोशल रिलेशन शुरू होता है यहाँ पे, कि अब उस परिवार का क्या मैं हिस्सा हूँ, या मैं उसका सेपरेटेड एक अलग वर्जन हूँ। यानी फैमिली प्लस वन, F+1 का सिस्टम बोलते हैं हमेशा, जो घर जमाई का सिस्टम रहता है। फैमिली जो है लड़की की फैमिली है, लेकिन मैं उसके साथ +1 जुड़ा हुआ हूँ। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये देखने को मिलता है हमें। ठीक है, सोशियोलॉजी इज द सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशल रिलेशनशिप, इंस्टीट्यूशंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। ये अब ऊपर की सारी डेफिनेशन अगर हम क्लब करेंगे तो एक जनरल डेफिनेशन बनकर निकलती है। अगर आप कहीं पे कोट करना चाहते हैं तो करिएगा, लेकिन ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि अगर आप कहीं पे इनको रिलेट कर सके जो थिंकर्स हैं तो बेस्ट रहेगा। पर अगर आपको कुछ क्लिक ही नहीं हो रहा तो एक जनरल डेफिनेशन ये है दैट सोशियोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशल रिलेशनशिप्स, इंस्टीट्यूशंस लाइक जुडिशरी, गवर्नमेंट, पुलिस, these are institutions, education, schools, and human behavior, how we interact with each other. Unlike common sense, sociology explains social phenomena through observation. कॉमन सेंस जिस तरह से मैंने एग्जांपल दिया था कि गरीब जो है वो गरीब क्यों है, तो कोई बोलेगा अरे काम ही नहीं करता है, अरे आलसी है, ठीक है, अरे विकलांग है इसलिए गरीब है, उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई इसलिए गरीब है, माँ बाप ने घर से निकाल दिया इसलिए गरीब है। ये दीज आर कॉमन सेंसिकल आंसर्स। आप जड़ नहीं देख रहे हो कि उसके माँ बाप ने उसे घर से निकाल तो क्या मजबूरी रही होगी उसके माँ बाप की, या क्या किया होगा, इसकी हरकतें क्या होंगी सामाजिक तौर पे कि उन्हें घर से निकालना पड़ा। हो सकता है कि उसने किसी और की बीवी को छेड़ा हो तो माँ बाप ने शर्म के मारे उसे घर से निकाल दिया। शेम इज ऑल्सो सोशियोलॉजिकल फिनोमिना। अगर आप समाज में ना रहो तो आपको शर्म नहीं आएगी। बाथरूम में नंगे होकर नहा सकते हो ना, समाज में बीच सड़क पर नहा सकते हो क्या? नहीं नहा सकते। शेम इज ऑल्सो सोशियोलॉजिकल फिनोमिना। तो ये जो चीज़ें जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो जब इनका ऑब्जर्वेशन जब बन के निकलता है तो वो होता है आपका कि भाई सोशियोलॉजी कॉमन सेंस से परे हो जाती है। कॉमन सेंस तो ये बोल सकता कहीं भी नहा सकते हो, जहां पानी है पानी से तो नहाना है, जहां पानी है वहां नहाना। पर मैं अपने बाथरूम में नहाऊंगा ना यार, क्योंकि मुझे शर्म आती है बाहर बीच समाज में। आई फील अशेम्ड कि मुझे समाज में नहाना पड़ रहा है। आई विल फील एम्बेरेस्ड। दैट इज व्हाट रिलेट्स टू द सोसाइटी। तो कॉमन सेंस की जगह सोशियोलॉजी ये बताती है कि आप ऑब्जर्वेशन करिए। सो जो सोशल फिनोमिना घट रहे हैं आपके आजू बाजू उसका ऑब्जर्वेशन। तो सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड सोशल बिहेवियर इन रियल लाइफ सिचुएशन। क्या हो रहा है, एक ट्राइब कैसे किस तरीके से ऑपरेट करती है, एक ट्राइब कोई रिचुअल कैसे मनाती है, त्यौहार कैसे मनाती है, या एक रिलीजन में पूजा मूर्ति के सामने हो रही है, एक रिलीजन में बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, या वो अपने भगवान को बिना उसके मूर्ति के याद कर रहे हैं। किस तरीके से है ये, तो अलग अलग क्यों है सिस्टम, ये चीज़ ऑब्जर्व करना ये आता है सोशियोलॉजी के एक हिस्से में। एविडेंस वेरी इंपॉर्टेंट। बिना एविडेंस का सोशियोलॉजी प्रूव नहीं हो सकती, क्योंकि अभी हमने जब कह दिया कि सोशियोलॉजी इज अ साइंस, देन आई नीड एविडेंस फॉर एवरीथिंग। एवरीथिंग नीड्स एविडेंस। डिवोर्स हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, मुझे एक रिपोर्ट चाहिए कि 20 साल 25 साल से लेके 35 साल के लोगों के बीच में जो कि कॉरपोरेट जॉब कर रहे हैं उनके डिवोर्स क्यों हो रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के केस
25 से 30 साल की उम्र की महिलाओं में ज्यादा क्यों आ रहे हैं, ना कि 55 से 60 साल की उम्र की महिलाओं में? क्या कारण है इसका? मुझे इसकी रिपोर्ट चाहिए। दैट इज व्हाट एविडेंस इज। Conclusions are based on factual data collected through surveys, interviews, censuses, case study, field research rather than personal opinion. अगर मैंने मेरा पर्सनल ओपिनियन दे दिया कि 25 से 30 साल की महिलाओं में तलाक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये नई सोच की महिलाएं हैं, और 55 से 60 साल की जो प्रौढ़ हो चुकी हैं महिलाएं, वो पुरानी महिलाएं हैं, अपनी ओल्ड एज है, ओल्ड थिंकिंग है, तो दिस इज अ पर्सनल ओपिनियन। ये प्रेजुडिशियल है, ये कॉमन सेंसिकल है। मुझे कम से कम मुझे एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसका मुझे सर्वे करना पड़ेगा, उनसे मुझे इंटरव्यू करने पड़ेंगे, मुझे उनसे, तब मैं डेटा कलेक्ट करूंगा कि आप बताइए कारण क्या हो सकता है, अगर आपका हुआ है तो क्यों हुआ है। 100 महिलाओं का रैंडम ग्रुप बनाऊंगा, मैं सबसे पहला क्वेश्चन पूछूंगा, आप में से कितनी महिलाओं का डिवोर्स हुआ है? मुझे मिलेगा कि भाई 6 महिलाओं का डिवोर्स हुआ है 100 में से, तो 6/10। अब मैं हर महिला से एक एक सवाल पूछूंगा, आपका डिवोर्स हुआ है चाहे नहीं हुआ है, आपको क्या लगता है क्या कारण है डिवोर्स होने का आपकी उम्र के लोगों में? वो लोग, और मैं बोलूंगा कि मुझे 3-3 पॉइंट दीजिए, वो 3-3 पॉइंट देंगे, जो पॉइंट कॉमन होंगे मैं उनको क्लब करता जाऊंगा। अब मैं वहां पे अरेंज करूंगा कि सबसे ज्यादा महिलाओं ने किस पॉइंट को सिलेक्ट किया है। अब ये अलग अलग तरीके से हो सकता है मैं उन्हें खुद 5 पॉइंट दे दूं कि इनमें से आप टिक करिए 3 पॉइंट जो आपको लगता है, या प्रायोरिटी लिस्ट वो बता दीजिए कि 1 2 3 लिख के कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट लगता है आपको, या मैं बोल सकता हूँ आप अपना खुद बताइए कौन सा पॉइंट है, और मैं अपने जजमेंट के हिसाब से, थोड़ा सा उसमें बायस आएगा, पर मैं अपने जजमेंट के हिसाब से बता दूं कि अच्छा ये पॉइंट इनके हिसाब से बात कर रही है। तो इस तरीके से हमें एविडेंस कलेक्ट करना पड़ता है। फिर जो सरकारी रिपोर्ट्स आती है आपकी, NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो रिपोर्ट आ गया, सेंसस की रिपोर्ट आ गई, ठीक है, NCRB की रिपोर्ट आ गई, क्राइम कितना हो रहा है समाज में, ये सब रिपोर्ट्स काम आती है आपको एविडेंस कलेक्ट करने में। साइंटिफिक मेथड्स जो देखने को मिलते हैं, हम क्या चीज लगाते हैं कि किस तरीके से हम जो डेटा है जमा कर सकें। तो सोशियोलॉजी एम्प्लॉयज स्ट्रक्चर्ड रिसर्च मेथड्स सच एज ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, क्वेश्चनर, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू स्टडी सोसाइटी। हम हम ऑब्जर्व कर सकते हैं लोगों को इन सोशल सिचुएशंस, कि एक सपोज करिए एक ट्राइब है डांस कर रही है, तो उसमें महिलाओं का तौर क्या है डांस करने का, आज पुरुषों का तौर क्या है डांस करने का, कितने पुरुष जो है वो, अगर एक ट्राइब है मान लीजिए, कितने पुरुष उसमें से, किस उम्र के पुरुष जो है वो शिकार करने के लिए जाते हैं, किस उम्र के पुरुष घर यानी घर पे रहते हैं, काम देखते हैं, बच्चे जैसे रहेंगे वो काम वाम देखेंगे घर का, बड़े जो पुरुष होंगे वो शिकार करने जाएंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन हो गया। एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन में जैसे हमने बोला कि महिलाओं का, ये मैंने जो डिवोर्स वाला एग्जांपल दिया था वो एक्सपेरिमेंटेशन के केस में आ गया। फिर क्वेश्चन एयर, उसी महिलाओं वाले में मैंने बोला कि मैं आपको 4 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, उसके हिसाब से आप आंसर दीजिए, दैट्स अ क्वेश्चन एयर। उसके बाद स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, हम जब हमारे पास ये डेटा हो जाएगा 100 महिलाओं का, तो हम पता लगाएंगे स्टेटिस्टिक्स से कि सबसे ज्यादा आंसर्स किस रेंज में आते हैं, वो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस हो गया। और भी तरीके हैं पता लगाने के, ये बेसिक तरीके हैं, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका पॉइंट है जो अलग करता है सोशियोलॉजी को फ्रॉम कॉमन सेंस, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स टू मिनिमाइज पर्सनल बायस। if there is a personal bias then it's a subjective thing, just like I told you earlier। भारत में घूसखोरी या करप्शन इतना ज्यादा क्यों है? कॉमन सेंसिकल आंसर क्या है इसका? क्योंकि भैया सैलरी बहुत कम है, ये कॉमन सेंसिकल आंसर है। पर अगर मैं बोलूं कि इसके पीछे जो गरीब पृष्ठभूमि है हमारी वो एक कारण है, तो क्या आप रिलेट कर पाएंगे? हाँ, आप रिलेट कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, लेकिन ऑन द स्पॉट जो आप पॉइंट पहला बोलेंगे वो यही बोलेंगे कि भैया सैलरी कम है, या आप ये बोलेंगे कि लोग ही बेकार हैं। ये कॉमन सेंसिकल पॉइंट हो जाता है। लेकिन अगर आप बोलेंगे गरीब पृष्ठभूमि एक कारण है इसका, इसका एक कारण ये है कि जो बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं सरकारी एग्जाम की, वो बहुत मेहनत करते हैं, तो वो सोचते हैं कि पूरा पूरा जो हमें रिन्यूमरेशन मुझे ही मिलना चाहिए। तीसरा है कि ऑफिस पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा है, अगर मैं पैसे नहीं लूंगा तो कोई और ले लेगा, कोई और पैसे लेगा, भैया ऊपर सीनियर है वो मांग ही रहा है, उसको देना ही पड़ेगा आपको। तो ये एक कारण है, ये आपके स्ट्रेटेजिकल कारण है, ये आपके सोशियोलॉजिकल कारण है, और ये कारण का हमें बेस बनाना पड़ता है। ये होता है आपकी ऑब्जेक्टिविटी। जब आप चीजों को
अपना बायस छोड़ के, अगर आपका कोई पुराना बायस है, सपोज करिए आपको पहले किसी कुत्ते ने काटा था आज से 4 साल पहले, तो आज भी आप कुत्तों से थोड़ा सा डरेंगे। दैट इज योर पर्सनल बायस, और इसे हम सब्जेक्टिविटी कहते हैं। कुछ लोग इतने डर जाते हैं जैसे डॉग अटैक के बाद कि वो बोलते हैं कि भाई कुत्ते होते ही खतरनाक है, दूर ही रहो इनसे। पर ऐसा नहीं है। अगर एक पपी है छोटा सा, इट्स ऑल्सो अ डॉग बेसिकली, तो क्या वो खतरनाक है? नहीं। अगर आपके किसी दोस्त का कुत्ता है, सपोज देयर इज अ लैब्राडोर, लैब्राडोर्स आर वेरी फ्रेंडली, तो क्या वो आपको काटेगा? नहीं काटेगा। अगर आपके किसी रिश्तेदार का कुत्ता है, अगर उन्होंने अच्छे से ट्रेन किया होगा, तो आपको नहीं काटेगा। बट स्टिल यू मेक अ प्रेजुडिस कि हो सकता है ये काटे। दैट्स एन सब्जेक्टिव बिहेवियर, और उसे हम हटाते हैं। हम ऑब्जेक्टिविटी, जैसे मैंने पपी का एग्जांपल दिया, तो इसमें ऑब्जेक्टिविटी है, ऑल्दो दिस पपी इज अ डॉग बट इट इज सो स्मॉल, हाउ कैन ही बाइट मी? तो ये ऑब्जेक्टिविटी हो गई। तो इस तरीके से आपको सब ऑब्जेक्टिविटी की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। Sociologists strive to minimize personal biases and value judgments, ensuring that conclusions are based on facts rather than beliefs or emotions. कुत्ते ने काटा था और मुझे कुत्तों से डर लगता है, that's your emotion, but the fact is that this puppy is very small. How can it bite you? Okay. Logical reasoning. लॉजिक आपका इन्नेट रहता है, आप डेवलप भी कर सकते हैं लॉजिक को थ्रू ऑब्जर्वेशन, उसमें भी आपको प्रैक्टिस लगती है बहुत ज्यादा। तो सोशल फिनोमेना आर एक्सप्लेन थ्रू लॉजिकल एनालिसिस बाय आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, रिलेशनशिप एंड कॉज एंड इफेक्ट कनेक्शन। जैसे मैंने कहा कि गरीबी इतनी ज्यादा है इस देश में, तो क्या सरकार का इससे क्या रिलेशन है, और सरकारी पॉलिसीज का क्या रिलेशन है? तो इट विल मेक अ कॉज एंड इफेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इट। ये गरीबी, सरकारी पॉलिसीज जो थी वो इतनी अच्छे से सफल नहीं हो पाई, इस वजह से गरीबी है देश में। करप्शन इसलिए क्योंकि जो रूल्स हैं करप्शन के अगेंस्ट वो इतने स्ट्रांग नहीं है, डेटरेंट क्रिएट नहीं करते, इसलिए ये करप्शन अभी भी एग्जिस्ट करता है समाज में। तो दिस इज कॉल्ड लॉजिकल रीजनिंग अबाउट इट। Unlike common sense, which is based on personal experience, assumptions, sociology seeks reliable and verifiable explanation through systematic research and scientific inquiry. Okay. Common sense asks, what do I think? And sociology asks, what does the evidence show? It seeks to understand how society works, why society changes, how individuals, society influence each other. हम किस तरीके से काम करते हैं आपस में एज अ समाज, जो आपकी सोसाइटी है फंक्शन कैसे करती है एक ग्रुप में। जैसे सपोज करिए कोई त्यौहार है, उस समय हम कैसे एक्ट करते हैं वगैरह वगैरह। सड़क पे हम किस तरीके से एक्ट करते हैं, हम जैसे सैनिटेशन की बात चलती है तो हम कचरा फैलाते हैं नहीं फैलाते, ये सारी चीज़ें, ये सब सोशोलॉजी का हिस्सा है। हम इसे स्टडी कर सकते हैं सारी चीज़ों को। एग्जाम्पल अगर हिस्टोरिकल दिया जाए तो स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है एक, वो हो गया आपका, और उसका इम्पैक्ट किस पे? वर्कर्स के ऊपर। तो इसमें हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं जैसे वर्कर्स के ऊपर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसकी बात हो रही है, तो एक सोशियोलॉजिकल स्टडी हो गई। स्टडी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द सोशल चेंजेस इट क्रिएटेड, एक सोशियोलॉजिकल स्टडी हो गई। इंडियन सिस्टम में हम कास्ट सिस्टम को जज कर सकते हैं ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स के। मान लीजिए कि फलाना क्लास के लोग, कास्ट के लोग जो है वो बहुत गरीब है और फलाना कास्ट के लोग बहुत अमीर है, तो ये इसका डिफरेंस, इसकी वजह क्या है? सिर्फ मेहनत तो वजह नहीं हो सकती, सिस्टमेटिकली जो इनको अलग रखा गया वो भी एक कारण है इसका। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक एग्जाम्पल हमको देखने को मिलेगा सरपंच पति का। आपने अगर पंचायत सीरीज देखी होगी तो उसमें सरपंच पति रहते हैं आपके यहाँ पे, उसमें आपको पता ही होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये सिर्फ इंडिया में वैलिड है, बाकी और जगह हमें देखने को नहीं मिलता। बहुत सारी पत्नियां सरपंच बन जाती हैं, फिर उनके पति ही ऑपरेट करते हैं, तो इसकी भी स्टडी की जा सकती है। रिजर्वेशन पॉलिसी, जिस तरीके से सेंसस, कास्ट सेंसस मदद करेगा रिजर्वेशन पॉलिसी को और ठीक करने में। जो लोग डिजर्व करते हैं सिर्फ उन्हें ही रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसके ऊपर डिबेट हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अर्बन रूरल माइग्रेशन क्यों हो रहा है, बिहार से लोग उठ उठ के तमिलनाडु और चेन्नई और तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ क्यों भागते हैं, इसके ऊपर स्टडी हुई है। कंटेम्प्रेरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या असर होता है, इट इज ऑल्सो सोशियोलॉजिकल स्टडी। सोशल मीडिया का आइडेंटिटी के साथ क्या रिलेशन, जैसे LGBTQ का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मोस्टली आफ्टर द सोशल मीडिया रिवॉल्यूशन, तो उनको वॉइस मिली, एक उनको आइडेंटिटी मिली बहुत, और आइडेंटिटी प्रेवलेंट हो गई। बोला जाता है कि 89 टाइप की आइडेंटिटी होती है, 89 प्लस टाइप्स की आइडेंटिटीज है, सेक्सुअल आइडेंटिटीज। तो एक इवोल्यूशन कैसे हुआ सोशल मीडिया की वजह से, इट कैन ऑल्सो बी अ स्टडी। गिग इकोनॉमी का इम्पैक्ट क्या पड़ता है समाज के ऊपर, और समाज के साथ साथ इकोनॉमी के ऊपर देश की,
किस तरीके से इनको फायदा हो रहा है। ये इकोनॉमी वाला अगर एक ब्लिंकिट का आपका डिलीवरी पर्सन है, ही कैन अर्न अप टू द सेम मनी एज अ मिड टियर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय। 50 से 60 हज़ार रुपए कमा लेते हैं वो लोग। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, लोगों की साइकी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, लोग क्या छोड़ना चाह रहे हैं, या लोग पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं कि मैं यार सुबह ऑफिस भी चला जाता हूँ, शाम को ब्लिंकिट की डिलीवरी कर दूंगा। इट इज ऑल्सो अ स्टडी। ऑनलाइन एजुकेशन किस तरह इम्पैक्ट कर रहा है स्किल्स को, इट इज ऑल्सो अ स्टडी। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए, तो आप यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। ओके, हर जगह काम आएंगे आपको एग्जाम्पल्स। अभी एक हम बात करते हैं फादर ऑफ सोशियोलॉजी, जिन्हें हम ऑगस्ट कॉम्ट को हम बोलते हैं फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, इन्होंने टर्म सोशियोलॉजी लेकर आए थे 1838 में। इन्होंने पॉजिटिविज्म को प्रमोट किया। पॉजिटिविज्म का बेसिकली मतलब होता है नेचुरल साइंस की तरह जज करना किसी सोशल फिनोमेना को। जिस तरह आप फिजिक्स की बात करते हैं कि फिजिक्स के कुछ डिफाइंड रूल्स है इस यूनिवर्स को जो ऑपरेट करते हैं, और क्वांटम लेवल पे अलग रूल है एंड मास लेवल पे अलग अलग रूल है, उसी तरीके से पॉजिटिविज्म ये बोलता है कि सोशियोलॉजी के भी कुछ इन्नेट, सोसाइटी के भी कुछ इन्नेट रूल्स हैं, और हमें उसे साइंटिफिक पॉइंट से देखना चाहिए। आर्ग्यूड दैट द सोसाइटी शुड बी स्टडीड साइंटिफिकली, ये इसी पॉजिटिविज्म का मतलब है। ओके, C.W. मिल्स, इनकी किताब है द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। हम सेपरेटली एक पूरा लेक्चर करेंगे इसमें भी। That neither the life of an individual nor the history of a society can be understood without understanding both। बहुत ही अच्छा कोट है, अगर आपको समझ में आया होगा तो, अदरवाइज मैं बता देता हूँ कि एक इंडिविजुअल जो है ना, हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं, ना हम जो पहले हिस्ट्री में हो चुका है हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि दोनों आपस में किस तरीके से सोचते हैं एक दूसरे के बारे में। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भाई अगर एक इंसान है जो कि सरकार के विरुद्ध कुछ बोल रहा है, तो पास्ट में उसके साथ क्या हुआ और उन दोनों के बीच उस पास्ट में जो हुआ, घटित हुआ, उसका इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो कंपाउंड कर रही है जो आज के प्रेजेंट टर्म सोसाइटी में वो इंसान जो डिलीवर कर रहा है उसको। तो C.W. मिल्स ये बात कर रहे हैं। तो सोशियोलॉजी इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि हम ये फिनोमेना समझ सकें कि अच्छा ये कारण था, इस वजह से ये आज हो रहा है। ओके, अब इसमें मेजर थिंकर्स जो हैं आपके वो क्या क्या है। ऑगस्ट कॉम्ट हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, इन्होंने बोला साइंटिफिक मेथड के थ्रू हमको सोशियोलॉजी पढ़नी चाहिए। दरखाइम, इनके भी बात कर चुके हैं, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। सोशल फैक्ट्स की बात करते हैं, दैट सोशियोलॉजी स्टडी सोशल फैक्ट्स ऑब्जेक्टिवली। ठीक है, सुसाइड रेट्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन ओनली बाय इंडिविजुअल साइकोलॉजी। सुसाइड का इनका बहुत बड़ी थ्योरी दी है इन्होंने पूरी की पूरी सुसाइड के ऊपर। मैक्स वेबर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। सोशियोलॉजी स्टडीज मीनिंगफुल सोशल एक्शन। वर्स्टेहन की बात करी थी हमने, एसोसिएट होना चाहिए। अगर मैं स्कूल जा रहा हूँ पढ़ने के लिए तो क्योंकि मुझे कुछ वहाँ क्या क्या मिल रहा है, सोशलाइजेशन मिल रहा है, मुझे वहाँ पे फ्रेंडशिप्स मिल रही हैं, मुझे वहाँ पे रिलेशनशिप्स मिल रही हैं, तो एक सोशलॉजिकल एक्शन है, वो मीनिंगफुल एक्शन है, तो हम उसके थ्रू इसको स्टडी कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग वाई पीपल वोट एंड पार्टिसिपेट इन रिलीजियस रिचुअल्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स, इनकी किताब है कैपिटल। सोशियोलॉजी स्टडीज सोसाइटी थ्रू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्लास कन्फ्लिक्ट। जब हम कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़ेंगे और हम थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ये सब पढ़ेंगे, एलियनेशन वगैरह, तब वहाँ पे ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का और क्लास कन्फ्लिक्ट, जो अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में लड़ाई है, वो किस तरह से शेप करता है इकोनॉमी को। कैपिटलिज्म प्रोड्यूस इनइक्वालिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन। कुछ लोगों के पास है हैव्स और कुछ लोगों के पास नहीं है हैव नॉट्स, ये डिफाइन करता है कैपिटलिज्म। तो ये बात करते हैं कार्ल मार्क्स। ऑकबर्न एंड निम्कॉफ, अ हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी किताब है इनकी। सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन आर स्टडीड साइंटिफिकली। ऑलराइट गाइस, सो विद दिस दिस लेक्चर इज ओवर एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप ये आपको अगर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक एंड कमेंट ऑन इट। अगर आपको लगता होगा कि मेरे एक्सप्लेनेशन में कुछ गैप्स हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि सोशियोलॉजी एज अ डेफिनेशन जो अभी हमने डिस्कस करी, ये हम इवॉल्व भी करेंगे। हर टॉपिक के साथ आपको सोशियोलॉजी का एक अलग इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक बेसिक आइडिया था कि होता क्या है सोशियोलॉजी, किस तरीके से हम बताते हैं कि सोशियोलॉजी। अगर मुझे सपोज आई वांट टू somebody ask me कि भैया सोशियोलॉजी क्या होता है, I won't tell him कि भाई इतनी सारी definitions है। I will just tell him that it is this. It is a study or scientific study of social relationship, personal interactions, as well as institutions that govern this society. तो एक छोटा सा एग्जाम्पल कि किस तरीके से सोशियोलॉजी डेवलप होती है, यही था। एंड विद दिस आई वुड जस्ट से कि प्लीज
लाइक कमेंट ऑन दिस वीडियो, और आप अपना फीडबैक मुझे दे सकते हैं जो भी आप देना चाहें। प्लस आप ये नोट्स ज़रूर डाउनलोड करिएगा, ठीक है, फ्रॉम prephouse_edu। हाँ, बोलने में थोड़ा सा अभी इशू होता है क्योंकि एकदम से याद नहीं आता अभी, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी मुझे, बट प्लीज़ डू दैट एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट दिस। प्लस अभी जब हम अगला टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे, जो इस हमारे पहले टॉपिक का जो एक्चुअली जो लास्ट हेडिंग है वो है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी किस तरीके से, सोशियोलॉजी का बेसिकली नेचर क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो विद दिस आई विल टेक योर लीव। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, थैंक यू फॉर appreciating the content that I'm giving you, and I'll see you in the next one. Bye.